नमस्कार विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अगले अंश का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आज हम सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम तीसरे, चौथे और पांचवें अनुच्छेद की व्याख्या करेंगे, यानी बचे हुए पैराग्राफ्स को समझेंगे। इसके बाद इन पैराग्राफ को समझते हुए हम जाति के आर्थिक पहलुओं को जानेंगे। जाति के आर्थिक पहलुओं को जानने के बाद हम किस प्रकार एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में भी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पिछले वीडियो में हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पहले 2 अनुच्छेदों का अध्ययन किया था। इसके बाद हमने कुछ प्रश्न पूछे थे। प्रश्न थे कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन क्या है। जाति वह व्यवस्था है जिसके आधार पर लोगों को ऊंच नीच के आधार पर बांट दिया जाता है, और श्रम विभाजन वह व्यवस्था है जिसमें काम का बंटवारा समाज में लोगों की रुचि के अनुसार किया जाता है। श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन में क्या अंतर होता है? श्रम विभाजन काम के बंटवारे से संबंधित है, किंतु श्रमिक विभाजन काम के आधार पर लोगों के बंटवारे पर आधारित है। और हमने जाति प्रथा के दोषों का भी उल्लेख किया था। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि बचपन से ही व्यक्ति का जन्म से पहले ही पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अब आगे का पाठ स्क्रीन पर देखिए। आपको इस पाठ का अगला अनुच्छेद दिखाई दे रहा है। यह है अनुच्छेद संख्या 3। डॉक्टर आंबेडकर इस अनुच्छेद में बताते हैं कि जाति प्रथा जो है वह दोषपूर्वक पेशे का पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए उसमें बांध देती है, और इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि लोग भूखे मरने लग जाते हैं। इसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि भारतीय उद्योगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्योंकि उद्योगों में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए पेशे में भी परिवर्तन होगा। पर यहाँ पर पेशे में होने वाले परिवर्तन को जाति प्रथा स्वीकार नहीं करता, यानी जाति प्रथा में पेशे के परिवर्तन की अनुमति नहीं होती, जिससे एक भयंकर स्थिति का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि वह अपने पेशे को स्वयं नहीं चुन पाता, और जिस पेशे में उसको बांधा गया है उस पेशे को वह अनमाने ढंग से करता है, और इसीलिए उसे भूखे मरना पड़ता है। यही जातिवाद का सबसे बड़ा दोष आंबेडकर को लगता है। वे कहते हैं कि जाति प्रथा पेशे को बदलने की अनुमति नहीं देता, और इससे समाज का विकास होने की बजाय समाज का ह्रास हो रहा है। इसीलिए जाति प्रथा का समर्थन अब छोड़ देना चाहिए। आइए अब अगला अनुच्छेद देखते हैं। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर इस पाठ का अगला अनुच्छेद है। डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं कि यदि हम श्रम विभाजन को जाति प्रथा की दृष्टि से देखें तो भी इसमें बहुत से दोष होंगे। जाति प्रथा में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना पेशा नहीं चुन सकता। यही इसका सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की अपनी इच्छा नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि आपका जन्म होने से पहले ही समाज इस बात का निर्धारण कर दे कि आप बड़े होकर एक इंजीनियर बनेंगे, किंतु आप बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या बेहतर बन पाएंगे, एक डॉक्टर या एक इंजीनियर? बिल्कुल सही, आप अपनी इच्छा से एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में लोगों के मन में कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, यानी अगर आप जबरदस्ती एक इंजीनियर बनेंगे तो आपका मन उस इंजीनियरिंग में नहीं लगेगा, क्योंकि आपका मन तो
डॉक्टर बनने में लगेगा, वह आपके लिए एक रुचि का विषय होगा, आप उसे ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसी बात का उल्लेख डॉक्टर अंबेडकर करते हैं। वे कहते हैं कि आर्थिक स्थिति पर अगर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि लोग अरुचि से इस काम को करते हैं, वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, वह गरीबी और उत्पीड़न से ग्रस्त हो जाते हैं। और गरीबी और उत्पीड़न ही इस समाज का सबसे बड़ा दोष नहीं है। इस समाज का सबसे बड़ा दोष ये है कि अरुचि पूर्वक किसी काम को करने के लिए विवश करना, यही इस समाज का सबसे बड़ा दोष है। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में, यानी जहां पर व्यक्ति को अपने काम को खुद चुनने का अधिकार ना हो, वहां पर जो काम होगा वह सही नहीं होगा। लोग उस काम को अरुचि से करेंगे, और अरुचि से अगर किसी काम को करेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि लोग उस काम को टालते रहेंगे, यानी ठीक से नहीं करेंगे, उनका दिल उसमें नहीं लगेगा। हाँ, दिमाग से वह उस काम को जरूर कुछ हद तक कर सकते हैं, पर फिर भी उनका दिल और दिमाग उसमें नहीं लगेगा। वह इस बात को सिद्ध करते हैं कि वहां पर लोगों की अपनी शक्ति जो होती है, उनकी जो लाइफ स्किल होती है, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, उनकी जो रचनात्मकता होती है, वहां पर खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक पूर्व निर्धारित पेशे में ही काम करना पड़ता है। विद्यार्थियों, आइए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है 5, जो कि पृष्ठ संख्या 3 पर है। इस अनुच्छेद में लेखक बताता है कि इस समस्या को हल करने के लिए इसके रचनात्मक पहलू पर विचार करना चाहिए, यानी इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि लेखक ने अब तो जाति प्रथा की बहुत सारी खामियों को बताया, बहुत सारे दोष को बताया और उसका वर्णन किया, उदाहरणों से स्पष्ट किया। अब वह इसका समाधान भी बताना चाहता है। वह कहता है कि यदि हमें जाति प्रथा के इन दोषों को समाप्त करना है तो हमें एक आदर्श समाज बनाने के लिए स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का निर्माण करना चाहिए। अब विद्यार्थियों, स्वतंत्रता तो आपको पता ही है, आजादी। आजादी अपने पेशे को स्वयं चुनने की, और उस पेशे में समता यानी समानता का अधिकार पाने की। और वह कब होगा? जब लोगों में भाईचारा होगा, जब कोई किसी को हे दृष्टि से नहीं देखेगा, कोई किसी को नीच नहीं समझेगा, सब अपने आप को एक स्तर पर समझेंगे, तो उस स्तर पर भाईचारा बनेगा और भाईचारे से भी यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और ऐसी स्थिति में किस व्यवस्था का निर्माण होगा? याद कीजिए, यह भाषण कब लिखा गया था? बिल्कुल सही, 1935 में, और प्रकाशित 1936 में हुआ। उस समय भारत में लोकतांत्रिक समाज बनने की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। इस स्थिति का निर्माण होता है तो भारत में लोकतंत्र स्थापित होता है। इसी लेख में डॉक्टर अंबेडकर अपने लोकतंत्र की परिभाषा देते हैं। वे कहते हैं कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक ऐसी रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यानी एक ऐसी जीवनचर्या हो जो कि सभी के लिए उपयुक्त हो, सभी के लिए लाभकारी हो, सभी का उद्धार हो उससे, और सभी के अनुभव आपस में एक दूसरे को बांटे जाएं। यानी रिक्शा चलाने वाला पूंजी बेचने वाले को समझ पाए, पूंजी बेचने वाला विमान चालक को समझ पाए। ऐसी स्थिति में ही लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है, ना कि ऐसी स्थिति में कि रिक्शा चलाने वाला अपने अनुभव तक ही सीमित हो जाए, पूंजी बेचने वाला अपनी ही स्थिति तक सीमित हो जाए और विमान चालक अपने ही अनुभवों तक सीमित हो जाए। तो विद्यार्थियों, ये था ये पूरा निबंध जिसमें आंबेडकर ने जाति प्रथा और श्रम विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। आज की इस वीडियो में हमने तीसरे अनुच्छेद, चौथे और पांचवें अनुच्छेद को पढ़ा और साथ ही समझा। विद्यार्थियों, आपसे उम्मीद है कि आप घर से इस पाठ को पढ़कर आए होंगे। यदि आप नहीं पढ़ पाए हैं तो घर जाकर इस पाठ को जरूर पढ़ें, क्योंकि
इस पाठ को पढ़ने से दोहराई तो होगी ही, साथ ही यह पाठ अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? इसका वर्णन हमने इस पाठ में किया है, इस वीडियो में किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा का आर्थिक पहलू क्या है, उसके क्या प्रभाव हैं? यानी आर्थिक स्तर पर जाति प्रथा किस तरीके से समाज को प्रभावित करती है और इस जाति प्रथा का क्या समाधान है? विद्यार्थियों, जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर सरलतापूर्वक मिल जाएंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। साथ ही आपको अगले पाठ के लिए भी तैयार होकर आना है। इसीलिए आप अपनी पुस्तक गोधुली भाग 2 के पृष्ठ संख्या 6 से 11 पढ़कर आएं, जिससे आपको अगली वीडियो समझने में बहुत सुविधा हो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।